Today I am explaining you a poem written by Thomas Gray. The poem is Elegy written in a country churchyard. Thomas Gray was the son of a clerk who worked in London. एक क्लर्क के बेटे थे जो लंदन में काम करते थे. ही वॉज एजुकेटेड इन ईटन. ईटन में उनकी एजुकेशन हुई थी. ही स्टडीड एट कैम्ब्रिज टू. कैम्ब्रिज कॉलेज में भी उन्होंने स्टडी की. बाय सम ग्रे वाज कंसिडर्ड द मोस्ट लर्नर्ड मैन इन इंग्लैंड. कुछ लोगों का मानना था कि थॉमस ग्रे जो थे इंग्लैंड में बहुत बड़े विद्वान के रूप में जाने जाते थे. येट ही डिड नॉट राइट मच. फिर भी उन्होंने काफ़ी कुछ नहीं लिखा. ही रोट ओनली ए फ्यू पोएम्स. कुछ ही पोएम्स उन्होंने लिखी. बट ही इज़ इम्पोर्टेंट because he is like a bridge between the work of classical writers and romantic writers. काफ़ी महत्वपूर्ण है उनका योगदान क्योंकि उन्होंने जो पोएम्स लिखी वो उन्होंने एक ब्रिज की तरह काम किया. क्लासिकल जो राइटर्स थे वो जो रोमांटिक राइटर्स थे उस वक्त के उनके बीच में एक ब्रिज की तरह उन्होंने काम किया. एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड. ये जो पोएम है ये उनकी बेस्ट नोन एलिजी है. एलिजी क्या होती है पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ. एलिजी इज़ ए सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग. शोक गीत कहते हैं इसको. इट इज़ यूजुअली रिटन टू मोर्न द डेथ ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन. कोई विशेष व्यक्ति की डेथ के ऊपर जो शोक गीत लिखा जाता है उसे एलिजी कहते हैं. बट his elegy is different. His elegy is different. ये elegy थोड़ी different है, अलग है. It doesn't mourn the death of any person. ये किसी person की death के ऊपर शोक व्यक्त नहीं किया गया इसमें. On the other hand, it is for all the simple villagers who live an unknown life away from the noisy towns. ये उन साधारण से ग्रामीणों के बारे में है जिन्होंने एक अनजान जिंदगी जी और जो हमेशा नॉइजी टाउन से नॉइजी सिटीज़ से जो दूर रहे. इट डजंट टॉक अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ दीज पीपल. ये उन लोगों की महानता के बारे में कुछ नहीं बताती. इट टॉक्स अबाउट द सिंप्लिसिटी ऑफ देयर लाइव्स. ये उनकी साधारण लाइफ के बारे में डिफाइन करती है. दीज पीपल लिव इन रिमोट विलेजेस. ये लोग जो थे दूर दराज के गाँवों में रहते हैं. दे लिव एन ऑब्सक्योर लाइफ. उनकी ज़िंदगी जो है एक ऑब्सक्योर लाइफ जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, अनजान अनभिज्ञ रही. बट दे आर मच बेटर पीपल दैन द पीपल लिविंग इन टाउन्स. लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं उन लोगों से ज़्यादा अच्छे जो टाउन्स अपेक्षाकृत उन लोगों से कहीं ज़्यादा अच्छे जो लोग सिटीज़ में रहते हैं. क्लेवर होते हैं, कन्निंग होते हैं. बट दीज विलेजर्स आर वेरी सिंपल हार्टेड फेलोज. बहुत ज़्यादा साफ दिल के व्यक्ति हैं, साधारण हैं. लेट अस स्टार्ट नाउ. स्टैंजा फर्स्ट. The curfew tolls the knell of parting day. The lowing herd winds slowly over the lea. The ploughman homeward plods his weary way and leaves the world to darkness and to me. लाइन्स में पोइट क्या एक्सप्लेन कर रहा है. द कर्फ्यू टोल्स. कर्फ्यू शाम की घंटियाँ. टोल्स बजती हैं. द नेल ऑफ पार्टिंग डे. और वो क्या बता रही हैं. वो बता रही हैं कि जो दिन है वो पार्ट होने वाला है, पार्ट हो रहा है, जुदा हो रहा है. दैट मीन्स शाम की घंटी जो हैं वो हमें बताती हैं कि अब रात होने वाली है और दिन जो है वो समाप्ति की ओर जा रहा है. द लोइंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली. लोइंग हर्ड. लोइंग रंभाते हुए जो साउंड करते हुए. हर्ड जो झुंड है. हर्ड मतलब पशुओं के झुंड. विंड स्लोली ओवर द ली. वो अब किस तरफ जा रहे हैं. विंड स्लोली वो बढ़ रहे हैं. ओवर द ली. ली कहते हैं पास्चर को जहाँ चरागाह जहाँ घास के बड़े बड़े मैदान होते हैं.
वो शाम होने को है और जो पशु हैं वो अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। कहाँ से? घास के बड़े बड़े मैदानों से, चरागाहों से। द प्लोमैन होमवर्ड प्लोड्स हिज वेरी वे। वो जो किसान है, प्लोमैन किसको कहा है? किसान को कहा है, फार्मर को। होमवर्ड घर की तरफ, प्लोड्स हिज वेरी वे। वेरी वे क्यों कहा है? वो रास्ते पे जा रहा है, लेकिन वो क्या है? अब वेरी जो है वियर्ड वर्ड से बना है। वेरी मतलब थका हुआ, थका मांदा। अब वो अपने घर की तरफ लौट रहा है। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। और ऐसा लग रहा है कि ये जो शाम की घंटियां बज रही है, जो ये बता रही हैं कि दिन जो है अब ढलने वाला है, और जो पशु जो हैं चरागाहों से रंभाते हुए अपने लौट रहे हैं, किसान जो है अपने घर की तरफ थका मांदा अपने रास्ते पे जा रहा है। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस टू मी। ये सभी चीज़ें क्या इंडिकेट कर रही हैं कि ये जो संसार है अब इसमें क्या रात होने जा रही है, डार्कनेस होने जा रही है। और मुझे जो है जो पोइट है, जो वो अकेला बैठा है चर्च यार्ड में। वहाँ पे उसे लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस टू मी। तो पोइट ये कहना चाहता है कि ये सभी चीज़ें क्या इंडिकेट कर रही हैं कि अंधेरा होने वाला है, रात होने वाली है। और ये जो रात होने वाली है इसने मुझे अकेला छोड़ दिया है चर्च यार्ड में। चर्च यार्ड में पोइट जो है, ही सिटिंग अलोन इन द चर्च यार्ड। वो अकेला बैठा हुआ है चर्च यार्ड में। Second stanza starts here. Now fades the glimmering landscape on the sight, and all the air is solemn stillness holds, save where the beetle wheels his droning flight, and drowsy tinkling lull the distant folds. Now fades the glimmering landscape on the sight. यहाँ पे पोइट क्या डिस्क्राइब कर रहा है? चर्च यार्ड का सीन जो है उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि वो बता रहा है कि अब जो लाइट है वो बिल्कुल फेड हो गई है, बिल्कुल मध्यम हो गई है। ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन दी साइट, वो दृश्य जो अभी तक ग्लिमर कर रहा था, चमक रहा था, लैंडस्केप भूदृश्य, साइट दृश्य, लैंडस्केप जो धरती का जो दृश्य था, जो अब तक ग्लिमर कर रहा था, जो चमक रहा था, अब वो कैसा हो गया है? अब वो डिम पड़ गया है। वहाँ की रोशनी जो है मध्यम हो गई है, और वो लाइट जो है अब बिल्कुल अंधेरा होने वाला है, क्योंकि लाइट बिल्कुल फेड हो गई है। एंड ऑल द एयर इज सोलम स्टिलनेस होल्ड्स। और सारी हवा जो है, जो एयर जो है, उसमें एक सोलम, सोलम दैट मीन्स अकेली, स्टिलनेस मतलब शांति जो है वो छाई है। कामना से जो देर इज़ कामनेस ऑल अराउंड द चर्च यार्ड, वहाँ पे बिल्कुल शांति छाई है, स्टिलनेस है। सेव वेयर द बीटल व्हील्स हिज ड्रोनिंग फ्लाइट। और वहाँ पे क्या है? वहाँ पे जो कामनेस है उसको, वो वहाँ पे कुछ साउंड्स हो रही हैं जिससे वो जो कामना, शांति जो है वहाँ की, वो भंग हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। क्योंकि वहाँ पे एक बीटल है, एक भंवरा जो है वो क्या कर रहा है? ही इज़ फ्लाइंग, वो उड़ रहा है। कैसे उड़ रहा है? सर्कुलर मोशन में, गोल गोल वो वहाँ पे चक्कर लगा रहा है। तो उसके बारे में पॉट ने एक्सप्लेन किया है कि सेव वेयर द बीटल व्हील्स हिज ड्रोनिंग फ्लाइट। वहाँ पे एक भंवरा बीटल जो है, व्हील दैट मीन्स गोल गोल घूम रहा है, हिज ड्रोनिंग फ्लाइट भिन भिनाते हुए। एंड ड्रोजी टिंकलिंग्स लल द डिस्टेंट फोल्ड्स। सेकेंडली पोइट जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि वहाँ पे एक टिंकलिंग साउंड हो रही है। तो वो टिंकलिंग साउंड कहाँ से आ रही है? लल द डिस्टेंट फोल्स, दूर से आ रही है काफ़ी। और वो
कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है? कुछ बेल्स हैं जो कैटल की गले में जो बेल्स बंधी होती है, जो उनके गले में गर्दन में जो घंटी बंधी होती हैं, ये उनकी साउंड्स हैं। एंड ड्राउजी टिंकलिंग्स लल द डिस्टेंट फोल्ड्स। वो अ, जो कैटल हैं उनके गले की जो घंटियां हैं वो दूर से सुनाई दे रही हैं। सेव दैट फ्रॉम योंडर आईवी मेंटल्ड टावर द मोपिंग आउल डस टू द मून कंप्लेन। सेव दैट फ्रॉम योंडर, योंडर दैट मीन्स देयर। आईवी मेंटल्ड जो बेल से ढका हुआ है, आईवी की जो एक बेल होती है उससे जो ढका हुआ है वो टावर जो है, उसके बारे में पॉइंट बता रहा है कि जो तीसरी साउंड है वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है। वहाँ पे एक आईवी की जो बेल है उससे ढका हुआ एक टावर है जहाँ पे एक मोपिंग आउल, एक मोपिंग मतलब सैड उदास उल्लू जो है डस्ट टू दी मून कंप्लेन, वो कंप्लेंट कर रहा है, शिकायत कर रहा है चांद से। ऑफ सच एज वांडरिंग नियर हर सीक्रेट बोर। बोर क्या होता है? वृक्षों का जो झुंड होता है उसको हम बोर कहते हैं। ऑफ सच, वो क्या कंप्लेंट कर रहा है जो उदास उल्लू है कि ये कौन है जो वांडर कर रहा है, घूम रहा है नियर हर सीक्रेट बोर, उन उसके उस छुपने के सीक्रेट रहस्यमयी बोर जो वृक्षों का झुंड है वहाँ पे ये कौन है जो वहाँ पे वांडर कर रहा है। और रात के समय पे, क्योंकि आउल जो है उसको सुनसान वीरान लोनली प्लेसेस जो हैं वो पसंद होते हैं, उसे कामनेस पसंद होती है। तो जो आउल है वो ही इज़ गेटिंग एंग्री एट द कमिंग ऑफ द पोइट, क्योंकि पोइट जो है वहाँ चर्चयार्ड में वहाँ पे प्रेजेंट है, तो आउल जो है उससे बड़ा मतलब नाराज़ है कि वो उसके जो रहने का स्थान है, जो काम है, काम प्लेस है, जो चर्च यार्ड है, वहाँ पे पोइट क्यों है। तो ये कंप्लेंट जो है आउल चांद से कंप्लेंट कर रहा है। The owl is actually complaining to the moon why someone has near its borer, कि कोई उसके रहने के उस स्थान पे उस वृक्षों के झुंड के पास क्यों आया है। मोलेस्ट हर एंशियंट सोलिटरी ड्रेन। मोलेस्ट होता है किसी चीज़ को भंग करना। दैट मीन्स जो जो भी पर्सन वहाँ पे आया है उसने मोलेस्ट कर दिया है, भंग कर दिया है हर उसकी एंशियंट पुरानी सोलिटरी जो अकेली जो अकेला जो उसका रेन मतलब शासन जो रूल है उसको भंग कर दिया है, क्योंकि आउल जो है वहाँ का अकेला जो है एक तरह से मतलब पोजेसर है। और वहाँ पे जो है पोइट जो है उसने उसकी शांति को भंग कर दिया है, उसके शासन को भंग कर दिया है। तो यहाँ पे जो आउल है वो कंप्लेंट कर रहा है चांद से। नेक्स्ट अंजा, बीनीथ दोज रग्ड एलम्स that yew trees shade where heaves the turf in many a mouldering heap, each in his narrow cell forever laid, the rude forefathers of the hamlet sleep. The breezy call of incense breathing mourn, the swallow twittering from the straw-built shed, the cock's shrill clarion or the echoing horn no more shall rouse them from their lowly bed. यहाँ पे पोइट क्या एक्सप्लेन करना है? बीनीथ उन, सॉरी बीनीथ नीचे, दोज उन रग्ड एम्स, जो वहाँ पे एम्स के जो वृक्ष हैं उनके बारे में बता रहा है कि जो वहाँ पे रफ जो रूखे से एल्म के जो वृक्ष हैं, दैट यू ट्री शेड, और वो जो यू जो ट्री है, यू ट्री की छाया में, और उन रूखे एम्स के पेड़ों के नीचे, वियर जहाँ पे हीव्स द टर्फ इन मैनी ए मोल्डरिंग हीप,
जहाँ पे घास जो है उसके हीव्स, घास उगी हुई है काफ़ी जहाँ पे, इन मैनी ए मोल्डरिंग हीप, वहाँ पे काफ़ी सारे मोल्ड हुए जो शेप है बताई है उनकी, हीप ढेर जो लगे हुए हैं, ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड, की वहाँ पे सोए हुए हैं अपने तंग सेल कमरों में, फॉर एवर लेड हमेशा के लिए लेटे हुए। द रूड फोर फादर्स ऑफ द हेमलेट स्लीप, हेमलेट जो ग्रामीण लोग हैं उनको, सॉरी हेमलेट गांव को कहा है, गांव के जो फोर फादर्स, रूड फोर फादर्स क्यों कहा है, क्योंकि ग्रामीण लोग जो होते हैं बड़े सीधे साधे होते हैं और उनकी लैंग्वेज जो होती है स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है एकदम, जो उनके दिल में होता है और वही उनकी ज़ुबान पे होता है, तो इसलिए उनको रूड फोर फादर्स कहा है। कि जहाँ पे हेमलेट मीन्स विलेज, जहाँ पे गांव के रूड फोर फादर्स जो अभद्र कहेंगे, फोर फादर्स जो उनके पूर्वज जो हैं वो सोए हुए हैं। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मोर्न, the swallow twittering from the straw-built shed, the cock's shrill clarion or the echoing horn, no more shall rouse them from their lowly bed। ये इसको हम लास्ट लाइन से लेंगे, नो मोर शेल राउज देम फॉर देयर लोली बेड, कि अब कोई भी उनको जगा नहीं पाएगा उनके उस नीचे स्थान पर जो उनका बिस्तर लगा हुआ है, जो उन्होंने बताया था कि जो उनकी कब्रें हैं, लोली बेड किसको कहा है यहाँ पे, कब्रों को कहा है, उनकी जो उनकी कब्र हैं उनसे अब उन्हें कोई जगा नहीं पाएगा, क्योंकि कब्र जो होती है वो धरती के अंदर गड्ढा खोद के जो है उसको बनाया जाता है, इसलिए इसको लोली बेड कहा है। और वहाँ पे क्या, कौन सोए हुए हैं, हेमलेट दैट मीन्स गांव के रूड फोर फादर्स जो पूर्वज हैं, जो सीधे साधे पूर्वज हैं, वो वहाँ पे सोए हुए हैं। और अब कोई नो मोर शेल राउज देम, अब कोई उनको जगा नहीं पाएगा फ्रॉम देयर लोली बेड, उनकी कब्रों में से, चाहे वो ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, जो सवेरे के टाइम, मॉर्न मतलब मॉर्निंग के टाइम जो इतनी इंसेंस ब्रीदिंग होती है, इतनी सुगंधित जो हवा चलती है, उसकी पुकार जो है ब्रीजी कॉल, कॉल मतलब उसकी पुकार, मतलब चाहे कितनी भी सुहावनी सुगंधित हवा चले सवेरे के टाइम, अब वो भी उनको जगा नहीं सकती। द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रा बिल्ट शेड, स्वेलो पक्षी का नाम है, अबाबिल चिड़िया जो होती है, ट्विटरिंग जो चहचहाती है, फ्रॉम द स्ट्रा बिल्ट शेड, स्ट्रा होता है तिनकों से बिल्ट बने हुए, शेड घोंसले में से, अब वो भी उनको जगा नहीं पाएगी। द कोक्स श्रिल क्लैरियन, जो मुर्गा जो है जो श्रिल तीखी जो क्लैरियन बांग देता है सवेरे के टाइम, जब मुर्गा बोलता है, वो भी उन्हें अब नो मोर शेल राउज देम, उन्हें जगा नहीं पाएगा उनकी कब्रों से। और द इकोइंग हॉर्न, या सवेरे के टाइम जो इकोइंग क्यों कहा है, हॉर्न दैट मीन्स जो शंखनाद होता है, इकोइंग उसकी जो प्रतिध्वनि गूंजती है, अब वो भी उनको जगा नहीं पाएगी। तो इस स्टैंजा में पोइट जो है क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि बीनीथ दोस रग्ड एम्स, की उन एम्स के रूखे पेड़ों के नीचे, दैट यू ट्री शेड, उस यू ट्री की छाया में, जहाँ पे क्या है, वेयर हीव्स द टर्फ, जहाँ पे ढेर लगे पड़े हैं, किसके, घास का ढेर लगा पड़ा है, इन मैनी ए मोल्डरिंग हीप, मोल्डरिंग हीप क्यों कहा है, वहाँ पे जो ढेर है, मोल्डरिंग मोल्ड उनको शेप दे दी जाती है, जैसे जब कब्रें खोदी जाती है उनमें शव जो होते हैं उनको रखा जाता है, तो उसके ऊपर एक मिट्टी का ढेर लगा दिया जाता है, उसको मोल्डरिंग हीप का। और उसके ऊपर जो है यहाँ पे बताया कि हीव्स द टर्फ, जहाँ पे घास उग गई है उसके ऊपर, तो उसके बारे में बताया, उन कब्रों के बारे में। वहाँ पे ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड, हर व्यक्ति जो है अपने उस नैरो सेल, नैरो वैसे ये सेल यहाँ कब्र को कहा है, अपने उस तंग सी कब्र में सोया पड़ा है, लेटा पड़ा है। द रूड फोर फादर्स ऑफ हेमलेट स्लीप, हेमलेट गांव को कहा है यहाँ पे, गांव के जो रूड फोर फादर्स, वैसे तो रूड अभद्र को कहते हैं, बट यहाँ पे
इसका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट आ रहा है क्योंकि वो गांव के सीधे साधे पूर्वज हैं, जो उनके दिल में होता है वही जुबान पे होता है, तो वो सोए हुए हैं। नो मोर शेल राउज देम फ्रॉम देयर लोली बेड, और अब उनको कोई भी उनकी वो जो नीचे कब्र बनी हुई है उसमें कोई उन्हें जगा नहीं पाएगा, चाहे वो द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, सवेरे की सुगंधित हवा हो, या फिर कोई स्वैलो पक्षी जो अपने घोंसले में जो तिनकों का बना स्ट्रॉ बिल्ट शेड घोंसला होता है उसमें से चहचहा रहा हो, या मुर्गा जो है कॉकस्ट्री क्लैरियन तीखी आवाज़ में बांग दे रहा हो, और द इकोइंग हॉर्न या फिर शंख की प्रतिध्वनि ही क्यों ना हो। नो मोर शेल राउज देम, कोई भी उनको जगा नहीं पाएगा फ्रॉम देयर लोली बेड, उनकी उस कब्रों में, उनकी कब्रों में से उन्हें अब कोई भी जगा नहीं पाएगा। फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हार्थ शेल बर्न, अब उनके लिए नेक्स्ट स्टैंजा, ये फोर्थ स्टैंजा है। फॉर देम, अब उनके लिए नो मोर द ब्लेजिंग हर्थ शेल बर्न, कोई भी चूल्हा, हर्थ क्या होता है, चूल्हा जो है, ब्लेज नहीं होगा, जलाया नहीं जाएगा, और बिजी हाउस वाइफ प्लाई हर इवनिंग केयर, या कोई भी जो हाउस वाइफ है उनकी जो बीवियाँ होती हैं या जो उनकी पत्नी है, प्लाई हर इवनिंग केयर, वो अब व्यस्त नहीं रहेगी, प्लाई दैट मीन्स बिजी नहीं रहेगी, जैसे जब वो ज़िंदा थे तो वो उनके लिए क्या शाम के टाइम जब वो खाना वगैरह प्रिपेयर करती थी तो उनका इंतज़ार करती थी, बिज़ी रहती थी, काम में व्यस्त रहती थी। अब कोई भी हाउस वाइफ जो है उनके लिए बिज़ी नहीं होगी। नो चिल्ड्रन रन टू लिस्प देयर सायर्स रिटर्न, और कोई भी बच्चा जो है अब भागेगा नहीं टू लिस्प देयर सायर्स रिटर्न, ये कि उनकी और लौटने की चाह में उनको, जब जब वो जिंदा थे, जब वो घर आते थे तो वो बड़े तुतले, लिस्प होता है तुतलाना, तो वो जो छोटे बच्चे थे वो किस तरह से उनके आने की जो अनाउंसमेंट करते थे, अब कोई भी बच्चा जो है उनके आने की राह नहीं देखेगा, और क्लाइंब हिज नीज, या फिर उनकी गोदी में चढ़ने के लिए इंतज़ार नहीं करेगा। द एनविड किस टू शेयर, जैसे बच्चे आपस में क्या होते हैं उनमें काफ़ी ईर्ष्या होती है, एनवी ईर्ष्या को कहते हैं, तो जब फादर घर आते हैं तो बच्चों में बड़ी ये कंपटीशन होता है कि कौन जो है पहले अपने फादर को, फादर के गले मतलब लगेगा, तो अब कोई भी बच्चा जो है उनकी राह नहीं देखेगा, या उनमें कोई ऐसा कंपटीशन नहीं होगा अपने फादर के प्यार को शेयर करने के लिए। ऑफ्ट डिड द हार्वेस्ट टू देयर सिकल यील्ड देयर फर्रो, ऑफ्ट द स्टबर्न ग्लीब हैज ब्रोक, हाउ जोकन डिड दे ड्राइव देयर टीम अफील्ड, हाउ बोर्ड द वुड्स बीनीथ देयर स्टर्डी स्ट्रोक। यहाँ पे जो पोइट है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि ये लोग जो थे, जो गांव के लोग थे, वो कितने पावरफुल थे, कितने एनर्जेटिक थे जब वो जिंदा थे, तो उसके बारे में वो एक्सप्लेन कर रहा है। ऑफ्ट डिड, ऑफ्ट दैट मीन्स ऑफन, अक्सर जो है वो लोग क्या करते थे, डिड द हार्वेस्ट टू देयर सिकल यील्ड, वो फसलों को काटते थे अपनी द्रांतियों से। देयर फर्रो ऑफ्ट, और उनका जो फर्रो जो होता था, उनका जो हल होता था उससे वो क्या करते थे, द स्टबर्न ग्लीब हैज़ ब्रोक, स्टबर्न चाहे कितने भी कठोर, स्टबर्न कितने भी कठोर चाहे ग्लीब मिट्टी के ढेले हों वो उसको तोड़ दिया करते थे। हाउ जोकन डिड दे ड्राइव, और किस तरह से जोकन मतलब कितने जॉयफुली, वो किस तरह से कितनी खुशी से डिड दे ड्राइव देयर टीम अ फील्ड, वो अपनी टीम के साथ आगे चलते थे अपने फील्ड में, अपने खेतों में। हाउ बोर्ड द वुड्स बीनीथ देयर स्टर्डी स्ट्रोक, और किस तरह से वो झुका दिया करते थे, बो कर दिया करते थे द वुड्स लकड़ियों को
बीनीथ देयर स्टडी स्ट्रोक, एक ही प्रहार से किस तरह वो जो थे लकड़ियों को काट देते थे, चीर देते थे। तो यहाँ पे जो पोइट है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि जो गांव के वो सीधे साधे लोग थे, सिंपल हार्टेड पीपल, वो कितने पावरफुल थे, कितने एनर्जेटिक थे, हाउ एनर्जेटिक देवर व्हेन दे वर अलाइव, जब वो जिंदा थे तो वो कितने एनर्जेटिक थे। नेक्स्ट स्टैंजा स्टार्ट्स हियर। Let not ambition mock their useful toil, their own homely joys and destiny obscure, nor grandeur here with a disdainful smile the short and simple annals of the poor। यहाँ पे पोइट क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि जो एम्बिशियस मैन होते हैं, जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, उनसे वो रिक्वेस्ट कर रहा है, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, कि ऐसे एम्बिशियस लोग जो काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं, ज़िंदगी में बहुत कुछ करने की चाह रखते हैं, मौक होते हैं हंसी उड़ाना, कि उन्हें कोई हक नहीं है कि वो हंसी उड़ाए देयर यूज़फुल टॉयल, उन व्यक्तियों की यूज़फुल मतलब जो उनका लाभदायक जो टॉयल, वो परिश्रम जो करते थे, जो वो लोग परिश्रम किया करते थे अपने खेतों में, तो उसकी उन्हें हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। देयर होमली जॉयज एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर। तो यहाँ पे क्या बताया कि दे शुड नॉट लुक डाउन अपॉन देयर होमली जॉयज, कि उनकी छोटी छोटी जो घरेलू खुशियाँ थी उन ग्रामीण लोगों की, तो महत्वाकांक्षी लोगों को उनकी खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए। एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, और किस तरह से वो जो थे वो बिल्कुल उनकी डेस्टिनी, जो उनका भाग्य था, बिल्कुल ऑब्सक्योर था, वो उससे अनजान थे, उन्होंने कभी परवाह ही नहीं की, वो अपनी छोटी छोटी खुशियों में ही खुश रहते थे। तो एम्बिशियस लोगों को कोई हक नहीं है कि वो उनकी सिंपल लाइफ्स की हंसी उड़ाए। नोर ग्रैंजर हियर विद ए डिसडेनफुल स्माइल द शॉर्ट एंड सिंपल एनाल्स ऑफ द पुअर। नोर ग्रैंजर मतलब जो बड़े लोग हैं, ग्रैंड लोग हैं, वो ना ही उन्हें ये हक है कि वो सुने, हियर सुने, विद ए डिसडेनफुल स्माइल, डिसडेनफुल मतलब अपमानजनक, जो डिसरिस्पेक्टफुल स्माइल के साथ, अपमानजनक हंसी के साथ वो सुने किस चीज़ को, द शॉर्ट एंड सिंपल एनाल्स ऑफ द पुअर, इन इन साधारण और छोटे जो किसान लोग थे, ग्रामीण लोग थे, एनाल्स क्या होता है, उनकी जो लाइफ जो स्टोरी है उसको वो सुने, एक अपमानजनक हंसी के साथ वो सुने। तो उनको कोई हक नहीं है ये कि वो उनको घृणित दृष्टि से वो इन लोगों की सिंपल जो सरल और साधारण जो जीवन था उसकी कहानियों को वो सुने, क्योंकि ये लोग जो थे सिंपल थे, विलेज सिंपल ऑनेस्ट विलेजर्स थे, और ये जो थे रिस्पेक्ट के दे आर वर्दी ऑफ आवर रिस्पेक्ट, वो हमारे रिस्पेक्ट के वर्दी हैं, योग्य हैं। हमें उनके ऊपर कभी भी हंसना नहीं चाहिए, या महत्वाकांक्षी लोग जो हैं, या एम्बिशियस लोग जो हैं, या जो सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी के लोग हैं, उन्हें उनकी खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए। उनकी जो सिंपल साधारण जो लाइफ थी, और जो अपनी छोटी छोटी खुशियों में ही वो खुश रहते थे, तो उन चीज़ों की उन्हें खिल्ली उड़ानी नहीं चाहिए। The boast of heraldry, the pomp of power, and all that beauty, all that wealth ever gave, awaits alike the inevitable hour. The paths of glory lead but to grave। इन लाइन्स में पोइट क्या एक्सप्लेन कर रहा है, वो बता रहा है कि किस तरह से इंसान जो है उसे वो अपने किस तरह से जो है वो डींगे हाँकता है, बोस्ट होता है डींगे मारना, किसकी, अपनी हिरेल्ड्री क्या होता है कि वो कितने बड़े ख़ानदान से वो ताल्लुक़ रखते हैं, या कितने उनके वंश जो है कितना बड़ा है। द पोम्प ऑफ पावर, अपनी जो पावर शक्ति है उसकी शेखी बघारते हैं।
and all that beauty, all that wealth ever gave awaits alike। चाहे किसी कोई कितना भी ब्यूटीफुल क्यों ना हो, कितनी भी नोबल फैमिली से बिलोंग क्यों ना करता हो, कितनी भी वेल्थ क्यों ना हो उसके पास, अवेट्स लाइक द इनएविटेबल आवर। पर वो ये भूल जाते हैं, दे ऑलवेज फॉरगेट, कि चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे उनका बिग फैमिली नेम हो, पावर हो, ब्यूटी हो, वेल्थ हो, ये सभी चीज़ें जो हैं दे कैन नॉट सेव देम फ्रॉम डेथ। ही उनको डेथ से नहीं बचा सकती। हर कोई व्यक्ति जो है अवेट्स लाइक, वो प्रतीक्षा करता है समान रूप से द इनएविटेबल आवर, उस आवर की, उस ऐसे तो आवर घंटे को कहते हैं लेकिन यहाँ क्षण को कह रहे हैं, मोमेंट की, उस मोमेंट की जो इनएविटेबल है, जिसे टाला नहीं जा सकता, उसकी हर कोई समान रूप से प्रतीक्षा करता है। इनएविटेबल आवर किसको कहे? डेथ को। कि डेथ जो है वो सबके लिए एक जैसी ही आती है, डेथ सबको आती है, उसे कभी टाला नहीं जा सकता। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू ग्रेव, कि जो भी पाथ्स ऑफ ग्लोरी हैं, जो हमारी जितनी भी शान शौकत है, चाहे हमारे पास कितनी पावर है, चाहे हमारा ख़ानदान कितना ऊंचा है, चाहे हम कितने ब्यूटीफुल हैं, या कितनी भी संपत्ति है हमारे पास, ये सभी जो रास्ते हैं लीड बट टू ग्रेव, इन सभी की मंजिल क्या है? ये सभी रास्ते हमें कहाँ तक ले जाते हैं? ग्रेव तक ले जाते हैं, डेथ तक ले जाते हैं। तो डेथ जो है कभी भी कोई भेदभाव नहीं करती किसी रिच या पुअर में। एवरी मैन ग्रेट एंड स्मॉल मस्ट आई वन डे, उसे हर एक ना एक दिन मर जाना है, चाहे वो महान है चाहे छोटा है। डेथ जो है दैट इज़ इनएविटेबल, वो जो है अटल है, नबडी कैन एस्केप डेथ, कोई भी डेथ से पीछा नहीं छुड़ा सकता। डेथ डज नॉट स्पेयर पीपल, डेथ कभी भी किसी को स्पेयर नहीं करती, किसी को भी बख्शती नहीं है, चाहे वो पर्सन हाई बर्थ का हो, ग्रेट पावर हो उसके पास, ब्यूटी हो, वेल्थ हो, कि ये जो चीज़ें होती हैं ये हमेशा क्या कहाँ ले जाती हैं? दे ऑलवेज लीड ए मैन सूनर टू हिज डेथ, ये हमेशा इंसान को जल्दी ही उसकी डेथ के करीब ले जाती हैं। तो किसी को भी अपनी बड़े नेम फेम पे कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए। पोएट यही कहना चाहता है, ये जो सिंपल हार्टेड पीपल हैं, चाहे वो गांव के लोग हैं, ऑनेस्ट हैं, तो उनकी कभी भी खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए। उन लोगों को जो जो हाई बर्थ के हैं, जिनके पास ग्रेट पावर है, ब्यूटी है, वेल्थ है, बिकॉज डेथ के आगे तो सभी, जो चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, सभी एक जैसे हैं, एक समान हैं। और डेथ जो है इनएविटेबल है, उसे टाला नहीं जा सकता, वो कभी भी किसी को बख्शती नहीं है। कोई भी आज तक ऐसा नहीं है जो डेथ से एस्केप कर सको, नोबडी कैन एस्केप डेथ। सो वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ आवर हाई बर्थ, ग्रेट पावर, ब्यूटी और वेल्थ।